हाय गाइस। हेलो बच्चों पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? कैसी है हमारी छोटी सी पलटन? यस बच्चों। आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल बच्चों। मेरे हिसाब से तो मेरी आवाज़ आप सभी बच्चों तक पहुंच रही है। मैं ऑडिबल विजिबल हूं आप लोगों को, बताइए बेटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। सो यस बच्चा पार्टी, आज के दिन में हम लोग क्या करने वाले हैं यार? आज के दिन में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो हम लोग आप लोगों का हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को निपटाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आज क्या करने वाले हैं? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को निपटाने वाले हैं बेटा। ज़रा ध्यान से देखिएगा, शुरुआत में थोड़ी सी थ्योरी देख लेंगे। इसके अंदर 3 चैप्टर में कवर कर रहा हूँ आपका। 3 कौन सा? चैप्टर नंबर 11, ठीक है ना, 12 और 13, मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज़, थर्मोडाइनमिक्स और केटीजी वाला। ठीक है ना, ये 3 चैप्टर मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ आपके लिए। तो आप लोगों को काफ़ी मज़े आने वाले हैं, काफ़ी सही लगेगा आप लोगों को। ठीक है ना बच्चों? एक सेकेंड होल्ड करिएगा बेटा। हाँ, अभी ठीक है। हाँ, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले हम देखते हैं बेटा, उससे पहले अगर आप बिल्कुल गौर से देखोगे, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखते हो बेटा, तो माय नेम इज़ विनोद कुमार बहल एंड आई एम योर फिजिक्स एडुकेटर बेटा। मैं आप सभी बच्चों का फिजिक्स का एडुकेटर हूँ बच्चे। आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा बस एक बारी ये कर लेता हूँ, थोड़ा सा, बिकॉज ये थोड़ा सा ज़रूरी था, है ना, क्योंकि मेरा आधा शक्ल दिख रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार ही सेट हो जाएगा। हाँ, आई गेस नाउ एवरीथिंग इज ओके। ठीक है। सो यस बच्चों, माय नेम इज़ विनोद कुमार बहल एंड आई एम टीचिंग यू ऑल फिजिक्स फ्रॉम पास्ट मोर देन 8 years। ठीक है ना, और ये मेरा पूरा क्रेडेंशियल्स है, तो आप इसको देख सकते हो। आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चे, मैं 7 days से ज़्यादा का हमारा एम्बाइब में आप लोगों को फ्री ट्रायल मिल रहा है। ठीक है ना, 7 days से ज़्यादा आप लोगों को हमारा एम्बाइब का फ्री ट्रायल मिल रहा है। और साथ ही साथ में यार, आप 5 PM हमारी शाम को क्लास होती है, प्रचंड नीट, ये हमारा एक पेड बैच है। इसके अंदर क्लासेस हमारी बच्चा मंडे टू फ्राइडे होती है। इसके अंदर हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती है, जिसको आपको ज्वाइन करना चाहिए, बहुत मज़े आते हैं। हेलो सर, आप कॉल करने पर फ़ोन नंबर क्यों ब्लॉक कर देते हो? बेटा, मैं तो आपका फ़ोन 2 बार ही उठाया शायद, और मेरी क्लासेस चल रही होती है पूरा दिन, तो मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, शायद आपको ऐसा लगता होगा। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये आपका एक, क्या है ना, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, तो ये प्राइसेस है हमारे, जो कि बहुत नॉमिनल प्राइसेस है। सो यू गैस कैन सी, कैन चेक आउट दिस। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं? जनरल टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ, हीट इंटरनल एनर्जी वर्क, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बेटा स्क्रीनशॉट ले ले यार, है ना, पीडीएफ नहीं कन्वर्ट हो रहा है, कैसे करूँ? आप कहाँ से भेजूँ आपको? पीडीएफ नहीं कन्वर्ट होता है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप। क्लास में दिखाता हूँ ना, समय देता हूँ ना स्क्रीनशॉट के लिए। हाँ, सो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कारनॉट इंजन। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आप लोगों को सीधा सीधा ये जो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स है, दो चार चीज़ें हैं जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये दो चार चीज़ें भी नहीं समझोगे तो प्रॉब्लम होगा।
जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लोगों को हो। गॉट इट। सो जैसे इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आइडियल गैस की अगर आप बात करोगे तो इंटरनल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन या पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, तो ये आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो उसके साथ साथ अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी बन गई, जो कि कितनी है यहाँ से, ठीक है ना, फॉर्मूला मैंने दे दिया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? बस टी की जगह डेल्टा टी आ जाएगा, यू की जगह डेल्टा यू आ जाएगा। और आइडियल गैस के लिए बेटा इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यहाँ मैंने आप लोगों को वही चीज़ें करवाई है, ठीक है ना। यहाँ मैंने आप लोगों को वही चीज़ें बताई है मेरे बच्चे, जिस चीज़ की नीड है, जो चीज़ यहाँ पर होनी ज़रूरी है भाई। यहाँ मैंने आपको वही चीज़ें कराई है जिस चीज़ की नीड है और जो चीज़ वाकई में ज़रूरी है। गॉट इट गाइस, ठीक है ना। अब अगर आप केटीजी में देखोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग अलग गैसेस का, ठीक है ना, अलग अलग गैसेस का डिग्री फ्रीडम आप देख सकते हो। तो एक मॉलिक्यूल या एटम कितने नंबर ऑफ वेज में मोशन कर सकता है या उनके पास एनर्जी हो सकती है, उसको आप डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो या तो ये एक्स एक्सिस की तरफ जा सकता है या ऊपर वाई एक्सिस की तरफ जा सकता है, राइट। जैसे आप मोनो एटॉमिक गैसेस लेते हो, आर्गन, हीलियम एटसेट्रा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड देखो ऐसे इस तरीके से, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है। लेकिन वहीं पर अगर आप इसकी बात करोगे, इसको अगर मैं प्ले कर दूँ आपके लिए, यहाँ देखो, ये देख पा रहे हो, एक्स वाई वाई जेड, ये देखो ऐसे गोल गोल भी घूमता है, वाइब्रेशनल है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन, तो दोबारा से एक बार प्ले करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। आप दोबारा से एक बार, हेलो आदित्य, दोबारा से प्ले करता हूँ। देखो एक आपका एक्स वाई या जेड, ये तो ट्रांसलेशनल हो गया, ठीक है। फिर रोटेशनल और फिर वाइब्रेशनल। रोटेशनल भी दो हो गए, एक ऐसे में और एक ऐसे में, और फिर ये आपका वाइब्रेट हो रहा है, और ये तीन आपके ट्रांसलेशनल। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया आपका? 5, राइट बच्चा पाठी, ठीक है ना, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सर वाइब्रेशनल एनर्जी इज कंसिडर्ड वेरी हाई टेम्परेचर ओनली। तो नॉर्मल के लिए अगर आपसे पूछेगा तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या करना पड़ेगा? 5 वाई 3 ट्रांसलेशन एंड 2 रोटेशनल, क्योंकि आपको क्वेश्चन बन सकता था सर एक वाइब्रेशनल भी तो है। सो दैट इज एट अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है? ये चीज़ें जो आपको दिखाई गई है ये शायद आपको समझ में नहीं आती होती हुई, तो ये वही बता रहा है। देखो दोबारा से अगर आप देखते हो ना, ध्यान से देखो, ये देखो, ये गैस जो है ना, मतलब ये जो पार्टिकल है, ये आप अगर देखोगे तो इसके पास कितने अलग अलग वेज है मोशन करने के। तो या तो एक्स के अलोंग या वाई के अलोंग या जेड के अलोंग रोटेशनल में, या ऐसे, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पर एक वाइब्रेशनल भी ऐड हो जाएगा इसमें। तो ये भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर सकते हो कि अच्छा चलो ठीक है सर, ऐसा भी होता है क्या इसमें? ओके सर, विल नोट इट डाउन, ठीक है ना बच्चे। इसके बाद अगर आप बिल्कुल गौर से देखोगे तो ट्राई एटॉमिक गैसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्राई एटॉमिक गैसेस की बात कर लेते हैं। ये देखो एक चीज़, ये देखो ऐसा हो गया, फिर एक्स वाई, ठीक है ना, और फिर आपका जेड। तो तीन तो ये हो गया, वेरी गुड, तीन तो ये हो गया। चलिए यहाँ से देखते हैं, एक मिनट, एक मिनट, तीन तो आपका ये हो गया, ठीक है ना। इसको दोबारा से प्ले कर, ये देखो, ठीक है जी। और इसको प्ले करिए, ये देखिए ऐसे, ऐसे और ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया भैया? 6। 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन, 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन। इसका किसका? इन इसका देखो, यहाँ पर 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि अगर एक नॉर्मल लीनियर है CO2, तो यहाँ पर 3 ट्रांसलेशन है और 2 रोटेशनल है। जैसे इसकी बात आप कर रहे हो ना, ठीक है ना। तो ट्राइएटॉमिक में दो होता है, या तो नॉन लीनियर है या तो फिर आपका लीनियर है, या तो नॉन लीनियर है और या फिर लीनियर है। मैं आपको समझाता हूँ, देखो अगर तो आप कह रहे हैं कि सर ट्राई एटॉमिक लीनियर की बात हो रही है, जैसे कि CO2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 5 है, बोले तो 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल। और अगर नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक है, जैसे कि SO2 हो गया, CH4 हो गया, NH3 हो गया, ये सब, तो इसमें 3 ट्रांसलेशन होते हैं और 3 रोटेशनल होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से किस में कितना पूछ रहा है वो, और कैसे किसका आंसर हो सकता है या होना भी चाहिए। गॉट इट गाइस। इसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास बचता है स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? कोई भी टेम्परेचर, कोई भी अगर आपको क्या कहते हैं, यूनिट मास कोई टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो उस केस में आपको जो हीट रिक्वायरमेंट होती है दैट इज डेल्टा क्यू बराबर MC डेल्टा टी, दैट इज
डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। उस केस में जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज डेल्टा क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी। तो सी आपका क्या बनता है यहाँ पर, सी आपका क्या बनता है यहाँ पर बताइए, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। सी क्या बनता है, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर बच्चे। तो आपका सी क्या बन जाता है बेटा, डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। ठीक है बेटा। रिप्लाई बेटा मैराथन अभी पहले ये तो कंप्लीट तो हो जाने दो, है ना, ये कंप्लीट हो जाने दो। और फिर मोलर स्पेसिफिक हीट में क्या हो जाएगा, मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट, मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट। अगर आपको नॉर्मली प्ले करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, मैं आपको ये बता देता हूँ, ध्यान से देखो। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ हीट दिया जा रहा है यूनिट मास को, ठीक है ना। दैट हीट इज बेसिकली स्पेसिफिक हीट, दैट हीट प्रोवाइडेड इज नोन एज, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप देखोगे तो सी पी और सी वी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है। डेल्टा यू आपको ये मिल गया n/2 FR इंटू डेल्टा टी, जिसको आप NCV डेल्टा टी बोलते हैं, या CV इज इक्वल्स टू FR/2। ये मेयर्स फॉर्मूला होता है CP माइनस CV बराबर R। तो CP का फॉर्मूला इस फॉर्म में भी हो सकता है और CP ग्रेटर देन CV होता है, राइट बच्चा पार्टी, और CP आपका ग्रेटर देन CV होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो CP और CV अलग अलग गैसेस के लिए क्या होती है, ये वैल्यूज़ को आप लर्न कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अलग अलग गैसेस के लिए CP और CV की अलग अलग वैल्यूज़ होती है, अलग अलग गैसेस के लिए CP और CV की अलग अलग वैल्यूज़ होती है बच्चे, ठीक है। थोड़ा सा मैं खुद को छुपा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको अच्छे से। ये लीजिए बच्चा, ये लीजिए बेटा। ठीक है बच्चों, आई गेस दिस इज वेरी क्लियर बेटा। इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट है ना बच्चों, इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई डाउट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है ना। सिस्टम को आप तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं जब कोई टेम्परेचर डिफरेंस ना हो सिस्टम और सराउंडिंग। और जीरोथ लॉ से भी यही हमें पता चला था कि अगर दो बॉडीज आपस में एक दूसरे के साथ, मतलब दो बॉडीज अगर एक थर्ड बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वे दोनों बॉडीज भी आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तब आप ये कह सकते हैं कि वे दोनों बॉडीज भी आपस में एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जिसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो तो क्या बोलता है कि सर एक क्लोज सिस्टम के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ हीट सप्लाइड एंड द वर्क डन। मतलब डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साइन कन्वेंशन की अगर आप बात करोगे तो वर्क डन बाई सिस्टम को पॉजिटिव लिया जाता है, जबकि वर्क डन ऑन द सिस्टम को नेगेटिव लिया जाता है। हीट जो हम सिस्टम को देते हैं उसको आप पॉजिटिव लेते हो, जबकि हीट सिस्टम जो आप रिमूव करते हो उसको आप नेगेटिव बोलते हो, उसको आप नेगेटिव बोलते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, यहाँ से आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है ना। टेम्परेचर देने के बाद अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस कुछ वर्क डन हो रहा है, राइट बच्चा पार्टी। तो ये आपका एक नॉर्मल सा डायग्राम के फॉर्म में हमने आपको शो कर दिया कि किस तरीके से आपसे पूछ सकता है, किस तरीके से मतलब आपको जवाब देना चाहिए, किस तरीके से आप जवाब दोगे आगे जाके। अब थर्मोडाइनमिक प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग। तो यार एक ऐसा प्रोसेस विच कॉजेज द विच विच कॉजेज द सिस्टम टू चेंज इट्स स्टेट, जैसे कि आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसो थर्मल, एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक, ठीक है ना। ये आपका हो गया। जिस तरीके से अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे जैसे मैं पिस्टन को प्रेस कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं पिस्टन को प्रेस कर रहा हूँ, तो वैसे वैसे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कम हो रहा है। तो हम यहाँ पर पीवी डायग्राम, पीवी ग्राफ्स भी बहुत सारे बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहले आप आइसो बैरिक प्रोसेस कर लो, एक थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, राइट। एक ऐसी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू पी डी वी होता है या पी इंटू वी टू माइनस वी वन होता है। हीट ट्रांसफर आपको पता होना चाहिए एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है ना। और आप ये कह सकते हो कि पी वी अगर एन आर टी के बराबर है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, क्योंकि आपका पी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आपका पी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि आपका पी कांस्टेंट रहता है। तो आप इसको प्ले कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। ये देखो
आपका पी कांस्टेंट है, ग्राफ में अगर आप देख पा रहे हो प्रेशर कांस्टेंट है, इसको आप हीट कर रहे हो तो यहाँ पर ये वर्क डन हो रहा है। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता रहेगा। मेरे हिसाब से ये क्लियर है आपको। आई डोंट फील दैट देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस थिंग। सो आई एम मूविंग अहेड बच्चे, मैं अगले टॉपिक पे बढ़ रहा हूँ। और अगला मुझे क्या कह रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस, जहाँ पर वो कह रहा है वी कांस्टेंट होता है। एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके अंदर मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो वर्क डन आपका डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और आपका पूरा फॉर्मूला डलेगा। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि सर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि आपका क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर आपको इसको मैं प्रेस करा के दे रहा हूँ, देखो आप हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आपका देख पा रहे हो तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर के साथ साथ, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्योंकि यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि सर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, एंड आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। सही है बच्चों। ये तो क्लियर है हमें। सर बात तो सही कह रहे हो। तो अब इसके बाद आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, जहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिसमें आप ये कहते हो कि वर्क डन बराबर P1V1 ln V2/V1। अब इसका सारा का सारा डेरिवेशन तो देखो आप लोगों को जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तभी करा दिया था, ठीक है ना, बट अभी आपको फार्मूला सारे होने चाहिए। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन बाय NCV डेल्टा टी, ठीक है ना। हीट ट्रांसफर आपका QW के बराबर होता है, सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसलिए P1V1 आपका P2V2 के बराबर होता है। अगर मैं आपको प्ले करके भी दिखाऊं तो आप यहाँ से देख सकते हो। आप देखो जैसे जैसे हीट हो रहा है वैसे वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखा आपने ये ग्राफ देखा, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है ना। इसको देखो यहाँ पर, इसको देखो यहाँ पर, ये देख लिया बेटा हमने, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मतलब वो क्या बोल रहा है कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सर टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर आप एडियाबैटिक प्रोसेस में देख लेते हो कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसके अंदर हीट ट्रांसफर जीरो होती है। सर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी हीट ट्रांसफर जीरो होती है बेटा, ठीक है ना। और वर्क डन क्या होता है ये आपको पता ही है, वर्क डन क्या होता है ये आपको फॉर्मूला मिल गया यहाँ पर, इसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। तो आपने ये कर लिया, और उसके बाद जैसे ही क्यू जीरो होगा तो डेल्टा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, P1V1 गामा P2V2 गामा के बराबर हो गया, या फिर यहाँ से T1 और T2 का रिलेशन भी आपको मिल जाएगा। ये सारे रिलेशन इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि यार सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, तो आपको फिर मतलब बाद में घबराओ उससे बेटर तो यही है कि अभी चीज़ें समझ में आ जाए आप लोगों को, है ना बेटा। ठीक है बच्चे, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर बेटा, ठीक है ना। लेट्स मूव अहेड बच्चे। अब ये तो हो ही गया, फिर उसके बाद पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पर आप पी वी की पावर एक्स इज कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। इस तरीके से आप वर्क डन भी निकाल सकते हो फॉर्मूले के तौर पे, और टेम्परेचर का रिलेशन भी आप निकाल सकते हो। सब कुछ गिवन है, बस सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है, फिर आगे बढ़ना है। एक स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है, और फिर हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना बेटा। ओके, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस का कंपैरिजन कर रहा है पीवी डायग्राम। कह रहा है सर आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर स्लोप देखेंगे dp/dv तो माइनस p/v होता है, जबकि एडियाबेटिक प्रोसेस में ये माइनस गामा इंटू p/v होता है। तो यहाँ पर इसने क्या बोला कि सर
ये रहा आपका नेगेटिव स्लोप ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ये रहा नेगेटिव स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। कारण ये है कि नेगेटिव में उधर पी बाई वी के साथ कुछ गामा और मल्टीप्लाई हो गया। जैसे अगर वो -2 है तो ये -2 से तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, बड़ा ही होगा इसका नेगेटिव स्लोप में। किसका किसका एडियाबेटिक प्रोसेस का। किसका बच्चे? एडियाबेटिक प्रोसेस का। राइट बच्चे पार्टी। नेगेटिव में बड़ा का मतलब क्या होता है? देखिए -4 और -40, तो नेगेटिव में बड़ा मतलब वो वैल्यू छोटी होती है इंस्टेड, ठीक है ना। -40 इज लेस देन -4, -40 -4 से छोटा होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, बड़ा नंबर करते जाओगे नेगेटिव के साथ, वो उसकी वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि सर साइक्लिक प्रोसेस की अगर आप बात करोगे तो उसमें वर्क डन और हीट ट्रांसफर क्या होता है? कोई भी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है, अलग अलग सीरीज प्रोसेस के हो रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि सर साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू 0 होता है, तो इसका मतलब ये आपका वर्क डन बराबर हीट ट्रांसफर हो जाएगा फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। जितना भी वर्क डन हुआ उतना आपने बोला कि हीट ट्रांसफर है, तो ये आपका साइक्लिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोग को। राइट बच्चा पार्टी, आई होप दिस इज वेरी क्लियर बेटा। सो यहाँ पर अब आगे क्या चल रहा है? नेट वर्क डन इन पीवी डायग्राम, ठीक है ना। तो वर्क डन फॉर अ प्रोसेस इज इतना एरिया अंडर पीवी कर्व। तो वर्क डन किसी भी प्रोसेस के लिए क्या है? एरिया अंडर पीवी कर्व है। किसी भी प्रोसेस के लिए अगर आप वर्क डन की बात करोगे, दैट इज बेसिकली एरिया अंडर पीवी कर्व, दैट इज बेसिकली एरिया अंडर पीवी कर्व। अगर पीवी ग्राफ बना दिया मैंने, अगर ये 1 2 3 है, तो वर्क डन की अगर आप बात करते तो बस उसका एरिया ले लो आप, दैट इज वर्क डन अंडर दैट प्रोसेस। ठीक है बच्चों। उसके बाद कार्नोट साइकिल की बात आ जाएगी, तो वहाँ पर हमें ये पता है कि सर ये एक आइडियल रिवर्सिबल क्लोज थर्मोडाइनमिक साइकिल है। इसके अंदर 4 सक्सेसिव ऑपरेशंस है: आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और साथ ही साथ में एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? इसका क्यों मैंने आपको बताया, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और वो PYQ के फॉर्म में मैंने यहाँ पर डाला भी है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, और वो मैंने PYQ के फॉर्म में यहाँ पर डाला भी हुआ है। वो तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है बेटा, मैं तो अभी बस सिर्फ ये समझ रहा हूँ कि हाँ ठीक है, इसको वो चीज़ें करवाता हूँ आपको जो चीज़ अभी आपको पेपर में आएगी और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे आपका हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप, यहाँ पर ये पूरा मैंने बना के दे दिया, किसकी क्या एफिशिएंसी होती है, ठीक है ना, किसकी क्या एफिशिएंसी होती है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर सीधा सीधा हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात करते हैं, जो कि बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि ये एक ऐसा लॉ था जिसमें हमें ये पता चल रहा था, जो स्टेटमेंट दिए के हिसाब से, कि कोई भी एक ऐसा इंजन नहीं बन सकता है जो जितना उसको हीट दिया उतना ही उसने आगे वर्क कंप्लीट कर दिया, राइट। ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर उसने बोला कि, और दूसरा मतलब एक ये चीज़ समझ लो कि जैसे हॉट से कोल्ड तक तो आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, बट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक हीट ट्रांसफर नहीं होता है। तो ये वहाँ पर भी कॉन्ट्रडिक्शन दे रहा था हमसे, ये वहाँ पर भी हमें कॉन्ट्रडिक्शन बोल रहा था, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था कि किस तरीके से हम चीज़ों को करेंगे। राइट बच्चा पार्टी। अब इसके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। पर उससे पहले एक बच्चा कह रहा है सर हाउ डेंसिटी इज, एक बच्चा कह रहा है सर हाउ डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता, क्यों होता है? कैसे बताओगे आप लोग कि डेंसिटी एक इनिशियल मतलब एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों होती है? पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए ना कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है ना। डेंसिटी अगर आप देखोगे तो सैंपल में बहुत सारी डेंसिटीज होगी, एक अलग रेंज होगा, ठीक है ना। अब इनिशियल मास कितना होगा वो पता नहीं, बट डेंसिटी आपकी हमेशा सेम ही रहेगी। तो
इंटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो कि मटेरियल के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, जो कि मटेरियल के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, उसी को हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। खैर, पहला बिल्कुल सवाल आपके सामने है बच्चे, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल पहला सवाल आपके सामने है और ये कह रहा है कि सर अगर मैं टेम्परेचर किसी भी गैस का बढ़ाऊंगा कंटेनर में तो क्या होगा? ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या होगा? अगर मैं किसी भी टेम्परेचर, किसी भी गैस का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो क्या होगा उस केस में? बच्चे बताओ जरा। बताइए बेटा। अब अगर मैं किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा उसमें? ए बी सी डी ऑप्शन में से क्या होगा बताओ। सोच के देखो, बता के देखो। तो आप क्या कहोगे यार यहाँ पर? आप क्या कहोगे यार यहाँ पर कि सर अगर ऐसा उसने पूछा भी हमसे तो हमको बता देंगे कि भैया टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो ये रहा। तो अब अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में आपको क्या मिल जाएगा? आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा कि भैया ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर देयर विल बी इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यदि मैं टेम्परेचर को बढ़ा भी दे रहा हूँ तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है सर पीवी डायग्राम द पीवी डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस ऑफ अ पिस्टन सिलेंडर असेंबली अंडरगोइंग अ थर्मोडायनामिक्स शोन इन द फिगर। देखो इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पर, सॉरी वो क्या कहते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पर, प्रोसेस क्या है यहाँ पर? अब जिस प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को आप आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। जिस प्रोसेस में आपका प्रेशर कांस्टेंट रहता है उस प्रोसेस को बच्चे आप लोग आइसोबैरिक कांस्टेंट बोलते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे? आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं। इसी के बाद अगर आप आगे जाके देखोगे, इसी के बाद अगर आप आगे जाके देखोगे तो इसका ये रहा सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन पूछता है कि सर वॉल्यूम वी है, मोनोएटॉमिक गैस का टेम्परेचर के साथ डिपेंड कर रहा है, तो वर्क डन बाय द गैस टू द हीट अब्जॉर्ब्ड बाय इट व्हेन इट अंडरगोस चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। तो ए से बी तक जाने में क्या होगा? इस केस में क्या आंसर हो सकता है? जस्ट प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। जस्ट प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर। ओके, आप कह रहे हो सर बी आंसर होगा, आप कह रहे हो सर बी आंसर होगा, ठीक है ना? तो हम आपको बता देते हैं कि आंसर बी नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है भैया? उसका रीज़न एक ही है, इकलौता मात्र रीज़न है कि वॉल्यूम आपका टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो डब्ल्यू बराबर वर्क डन बराबर पी डेल्टा वी यानी एन आर डेल्टा टी यानी एन सी पी डेल्टा टी। मोनोटॉमिक गैस के लिए एफ आपका 3 होता है। वैल्यूज पुट करा, सी पी निकाला, फिर वर्क डन बाई क्यू निकाला तो वो आपका 2/5 आ गया। फिर वर्क डन बाई क्यू निकाला तो वो आपका 2/5 आ गया। बोलो बच्चों, दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? कर लोगे खुद से? दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? कर लोगे खुद से? एक बच्चा कह रहा है सर मैराथन कब लोगे? तो मैं सोच रहा हूँ कि मैराथन लेते हैं आप लोग का। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग का एक मैराथन लिया जाए, ठीक है ना? मैराथन लिया जाए जिसके अंदर मैं कंप्लीट फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज करा देता हूँ आप लोगों को।
कह रहा है सर किस प्रोसेस में हीट ना तो एब्जॉर्ब होता है ना ही रिलीज होता है बाय द सिस्टम। किस प्रोसेस में ना तो हीट, ये बेसिक सी बात है यार, देखो बेसिक सी क्वेश्चंस पे जब क्वेश्चन पूछेगा तो फिर तो वहाँ पे हमें तकलीफ होगा ही होगा, ठीक है ना। सो हीट ना तो एब्जॉर्ब होती है और ना ही ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ बेसिकली, हीट ना तो एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है, ठीक है ना। और इसको आप क्या बोलते हैं कि सर ये कौन सा प्रोसेस है, इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, एडियाबेटिक प्रोसेस। और अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस आप इनफैक्ट नीट की PYQs लगा लेना आप इन तीनों चैप्टर्स के मिला के, ठीक है ना, इन तीनों चैप्टर के मिला के नीट की PYQs लगा लेना बच्चे आप, काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने थोड़ा सा ऊपर से आपको समरी ओवरव्यू सॉर्ट ऑफ बता दिया, ठीक है ना। अब कल मिलेंगे, थोड़ा सा समय हमने बदला है, 1 से 3:30 बजे कराया हमने, ठीक है ना। कल 3:30 बजे मिलेंगे, आगे के चैप्टर्स जिसको आप बोलते हैं SHM, जिसको आप बोलते हैं SHM, ठीक है ना बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए खैर, आज इसको यहीं तक समाप्त करते हैं। आपको अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, अच्छे से पढ़ाते रहेंगे, मुलाकात करते हैं आपसे आप ही की अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों ऑल द बेस्ट बच्चा, बाय गाइस, बाय लर्नियर्स, जय हिंद।